हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एकदम नया चैप्टर यूज स्टार्ट किया है, दैट इज आरएक्स, अल्कील हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर्स। तो वहां हमने कल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी के बारे डिस्कस किया था। तो ये एकदम फ्रेश स्टार्ट है, कुछ भी पीछे का ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक विल बिकम वेरी सिंपल। तो आप बस द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है और काफी सिंपल टॉपिक है। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा वर्क करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा और आपको मजा आने वाला है। इस टॉपिक पे काफी मजा आने वाला है ना। तो कल स्टूडेंट हमने देखा था व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। तो हमने देखा न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल वो है जो न्यूक्लियस लविंग है, मींस पॉजिटिव चार्ज लविंग है। और पॉजिटिव चार्ज लविंग कब कोई कैसे हो सकता है? जब उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन हो। तो जनरली हमने देखा था कि वो एंटिटीज जिसके पास लोन पेयर हो या बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी एंड इट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हमने यह भी देखा था कि लिविस बेस भी इसी तरह के एंटिटी होती है जिसके पास लोन पेयर होता है एंड इट कैन डोनेट अ लोन पेयर टू अदर एंटिटी, इज कॉल्ड एज बेस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस? तो केमिस्ट्री वाइज, ऑर्गेनिक वाइज हम न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने लोन पेयर को किसी ऐसे एटम को दे रहा है जो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन छोड़ के अगर वो अपने लोन पेयर को किसी को भी दे रहा है तो मैं बोलूंगा इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर वही स्पीसीज अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन एटम को सप्लाई कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज बेस, है ना। फिर हमने देखा न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। हमने ये भी कल डिस्कस किया कि बेसिसिटी जो है वो एक थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फैक्टर है। और फिर ये हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, इजंट इट। तो कल आज यहां हम लोग उसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, उस पर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इजंट इट। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन, ये कल आपने लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। इनफैक्ट और भी बहुत सारे फैक्टर है, बट हम 4 मेन फैक्टर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज किसी के पास ज्यादा है तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा और वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, इजंट इट। तो ये चीज को समझने के लिए मैंने बताया था कि चलो मान लिया एक न्यूक्लियोफाइल है और इसे किसी दूसरे एटम को, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब इसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी आसानी से सप्लाई कर पाएगा और वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सो अमाउंट ऑफ चार्ज इज फर्स्ट फैक्टर। तो कभी भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी एंटिटी विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। जैसे वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, SH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2S, RO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ROH, PHO माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन PHOH। आप देख सकते हैं सभी के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, लेकिन जब किसी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो डिक्रीज हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करके नहीं रखेगा। तो अगर होल्ड करके नहीं रखेगा तो उसकी देने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? ओके। सेकंड फैक्टर्स जो हमने स्टूडेंट देखा था वो देखा था कि in a period when nucleophiles belongs to same period, when nucleophile belong to same period, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ यू हैव CH3 माइनस, you have NH2 minus, you have OH minus, you have F minus. So they all are second period element.
न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक साइट एक वर्ड है, न्यूक्लियोफिलिक साइट। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक साइट? वो एटम जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और जो अटैक कर रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है और वो सप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो यहां न्यूक्लियोफिलिक साइट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है एंड ऑल बिलोंग टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां देखेंगे तो एवरी एंटिटी हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना? सो दे हैव same amount of charge. They have same amount of charge and almost same वॉल्यूम, क्योंकि साइज डू नॉट चेंज इन अ पीरियड। किसी पीरियड में जब आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। एटॉमिक साइज डू नॉट चेंज एप्रिशिएबली, इजंट इट? तो अगर एटॉमिक साइज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है तो वॉल्यूम में बदलाव नहीं आएगा, तो चार्ज भी सेम है और वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट। सो स्टूडेंट्स, इफ देयर अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम एंड वॉल्यूम इज सेम, सो कैन आई से चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? चार्ज डेंसिटी मस्ट बी चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, isn't it? Charge divided by volume. So it is almost constant. अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्ज सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, so the amount of charge it have per unit area is almost same. So then how to decide that which will give its electron more easily, isn't it? So यहाँ पर student the deciding factor is, because atomic size doesn't change, charge density is almost same, but electronegativity increases as we move from left to right in periodic table. And if electronegativity बढ़ रही है स्टूडेंट, electronegativity is what? Electronegativity is tendency to hold its electron. तो अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा है, देना नहीं है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी होगी? कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ऑर्डर होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर विल बी व्हाट? CH3 minus greater than NH2 minus greater than OH minus greater than F minus. So can I say nucleophilicity is inversely proportional to electronegativity? ये आपको कब लगाना है स्टूडेंट्स? When nucleophile belong to same period. Clear है? Is it clear? Okay. Now, the third thing that we had seen was when nucleophile belong to same group. Third thing was, आप बोलेंगे सर ये तो कल ही पढ़ा था, just we are revising it again because this is very important thing. आपको nucleophilicity order decide करने आना चाहिए, ये एक important topic है. Third thing is when nucleophile belongs to same group. So same group like we have F minus, Cl minus, Br minus, I minus, isn't it? So students, when they belong to same group, at that time when you move down the group, आप देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. If you see, their charge is almost same. So if we want to decide its nucleophilicity,
based on charge density, then charge density is equal to charge divided by volume. So student, over here charge same hai, but volume increases. So if volume increases, can we say charge density decreases? तो नीचे आप जब जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और अगर किसी की चार्ज डेंसिटी पर यूनिट चार्ज कम है तो डेफिनेटली उसकी देने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए, isn't it? So when you move down the group, कैसा होना चाहिए? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, isn't it? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, बट ये न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, द न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली, ऐसे केस में इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट इन सच केस. क्या मैं कह रहा हूं कि जब कभी न्यूक्लियोफाइल एक ही ग्रुप का होगा तो ऐसे केस में डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि बेसिसिटी जैसा ही न्यूक्लियोफिलिसिटी है, एंड वी नो कि बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस वीक होता है. तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और I माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस है. अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसका बेस जो होगा वो वीक होगा, isn't it? इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी. HBr उससे वीक एसिड है तो Br माइनस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है. HCl से Cl माइनस निकलता है एंड HF से F माइनस निकलता है. सो बेसिसिटी इंक्रीजेस, या आप ऐसे बोल सकते हैं व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्यों? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. एसिड का कॉन्जुगेट जो होता है वो वीक होता है, तो अगर ये वीक बेस है, देने की टेंडेंसी कम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होना चाहिए. बट ऐसा पाया गया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन, अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि हाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स. बेसिसिटी विल ऑलवेज बी ऑलवेज बी इन दिस वे. बेसिसिटी हमेशा से इस तरह से डिसाइड होगा, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट. अभी सॉल्वेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे. बट वन थिंग इज, if solvent is polar protic, then nucleophilicity order जो होगी, nucleophilicity order is I minus greater than Br minus greater than Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस. मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी उल्टा हो जा रहा है यहां पर. व्हेन सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, एंड इफ सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक, देन इट इज F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस. ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी होता है और बेसिसिटी ऑर्डर भी होता है. अब इस चीज को हम लोग डिटेल में कल मैं जस्ट ये स्टार्ट किया था, और बिकॉज टाइम वाज आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था. आज थोड़ा इस पे और डिस्कशन करेंगे. तो स्टूडेंट, सॉल्वेंट से बेसिसिटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, हमें दिख रहा है. तो एक बात तो समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है. क्लियर है? इज इट क्लियर? तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट कि डाउन द ग्रुप क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट वी आर यूजिंग. क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? अब ऐसा क्यों, इस बात को हमें समझना है. तो काफी सिंपल है समझना,
थोड़ा सॉल्वेंट का कंसेप्ट लगने वाला है यहां पर, तो हम मैं सॉल्वेंट बताऊंगा और फिर इस बात को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन, फोर्थ इज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to steric hindrance। अब ये steric hindrance ये कब लगेगा स्टूडेंट्स? when you have same nucleophilic site, when we have same nucleophilic site। अब इसका एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे कल हमने देखा था कि सपोज यू हैव CH3O माइनस एंड यू हैव CH3 एंड O माइनस। इस ऑक्सीजन के पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज। साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट का जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम है, चार्ज सेम है, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी सेम है, isn't it? तो चार्ज डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाउ समझने का ट्राई कीजिए स्टूडेंट कि सपोज इफ यू हैव, इसको अटैक करना है इस एटम पे, इस मॉलिक्यूल पे अटैक करना है, तो इसके लिए अटैक करना आसान हो जाएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उस पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। बट इफ यू सी दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी टेट ब्यूटॉक्साइड। अब ये एक बहुत स्ट्रांग बेस है। आप देखो, अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, और सप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो दिस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू दिस। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी जो होगी वो काफी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ऑफ बल्कीनेस इट वांट टू अप्रोच टू दिस कार्बन एटम। और जब ये अप्रोच करना चाहेगा ये ऑक्सीजन, तो उसके साथ ये बड़ा वाला जो ग्रुप है वो रिपेल्ड होगा एंड इसे अप्रोच कर पाना, न्यूक्लियो पॉजिटिव सेंटर को अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल होगा, एंड देयरफॉर इट विल बी अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। दो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर देखो, आप समझ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। आउट ऑफ दिस इफ उन्होंने पूछा है कि विच वन इज बेटर बेस, आई विल से दिस इज बेटर बेस, दिस इज बेटर बेस। एंड पूछा जाए विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, आई विल से दिस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। आप फिर एक सवाल पूछेंगे, सर इसे भी तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। बेस आप डिसाइड कब करते हैं, बेसिसिटी आप डिसाइड कब करते हैं, जब इसे हाइड्रोजन तोड़ के निकालना है। तो क्या इसे हाइड्रोजन तोड़ने में डिफिकल्टी नहीं होगा अप्रोच करने में? बोला नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन इज ऑलवेज ऑन पेरिफेरी, सरफेस के बाहर होता है, तो हाइड्रोजन तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, कहीं बाहर से हाइड्रोजन निकाल लेगा। बट इसे हाइड्रोजन तोड़ने में, क्योंकि इसके पास चार्ज कम है, तो ये लेस बेसिक होगा, बट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि इसके लिए अप्रोच कर पाना, जो सराउंडेड एटम है उस पर अप्रोच कर पाना इसके लिए काफी आसान होगा। क्लियर है? तो ये सारा डिस्कशन किया था हमने कल के क्लास में। अब थोड़े हम लोग आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, थोड़े हम लोग सॉल्वेंट पे बात करेंगे, और फिर से विल कम बैक टू दिस पॉइंट दैट हाउ सॉल्वेंट डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी का कंपैरिजन कैसे होता है व्हेन दे आर पैरेलल, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। पैरेलल मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की ऑर्डर सेम होंगी, एंटी पैरेलल मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर जो होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। सो बिफोर मूविंग इनटू दैट पार्ट, सबसे पहले मैं आपको एक सॉल्वेंट फैक्टर जो है उसके बारे एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल मूव। सो इफ समवन वांट्स टू टेक इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। Okay, so students, now we are going to deal with a very important topic that is called as solvent. अब solvent basically क्या होता है? Solvent is something which is used to dissolve a substance. Dissolve कर लेता है, isn't it? It used to dissolve what? It used to dissolve reacting species. तो basically solvent are of two types. Students, solvents are of two type. कौन कौन से? एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में यह पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट चीजों के साथ डिसॉल्व हो जाती है और आयोनिक कंपाउंड आयोनिक चीजों में डिसॉल्व हो जाती है। 10th क्लास में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आपने ये पढ़ा है, इजंट इट, कि डर्ट जो होता है वो आयोनिक नहीं होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको आयोनिक पार्ट, वाटर आयोनिक है तो आयोनिक में वो डिसॉल्व नहीं होता है। सो वी टेक सोप्स जिसपे देर आर लॉट ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, सो दैट इज यूज्ड टू रिमूव डर्ट, इजंट इट। तो नॉन पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट, व्हाट इज नॉन पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट? तो स्टूडेंट सबसे पहले एक तो ये हमें इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू नो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, लाइक dissolve like principle, like dissolve like principle, ठीक है ना। कोवेलेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, पोलार में डिसॉल्व होगा। अभी नॉन पोलार, ये पोलार वर्ड मींस पोलैरिटी मींस डाइपोल मोमेंट, है ना। सो जहां पोलैरिटी ना हो, सो नॉन पोलार सॉल्वेंट मींस which do not have charge centers, different charge centers नहीं रहेंगे उनके, है ना, और which you can say whose dipole moment is zero, so dipole moment is zero, dipole moment is zero, it do not have any charge, dipole moment is equal to zero, are called as non-polar solvent. इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट जैसे CCl4 है, is a very famous solvent which is non-polar, then CS2 is non-polar solvent, CS2 is non-polar solvent, then you have benzene as a non-polar solvent, then you have cyclohexane as a non-polar solvent, N-hexane will be act as a non-polar solvent. So जहां पर भी dipole moment नहीं है, they will be called as non-polar solvent. Clear है? Now polar solvent are again of two type. Polar solvent दो तरह के होते हैं, polar protic and polar aprotic. What? Polar protic and polar aprotic. What is this polar protic and polar aprotic? चलिए इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना यह चाहूंगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पोलार सॉल्वेंट की, तो डेफिनेटली यहां एक पोलैरिटी रहेगी, मतलब चार्ज सेंटर रहेगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, इजंट इट। सो डाइपोल मोमेंट, इट विल हैव सम डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड पोलार सॉल्वेंट। तो मैंने आपको, चलिए यहां हम लोग लिखते हैं पोलार सॉल्वेंट के बारे में। सो पोलार सॉल्वेंट मैंने आपको बताया दो तरह के, पोलार solvents are of two type, polar protic and polar aprotic. Polar protic, this protic word is coming from proton. कहां से आ रहा है? Protic word is coming from proton. Protic means प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन, अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन मींस H+. H+ is also called as proton. So those solvent or substance which have
which have hydrogen atom having del plus charge on it. तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा होगा? हाइड्रोजन एटम पे अगर आ रहा है तो हम उसे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो H2O पोलार प्रोटिक है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बी पुलिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तो यहां एक डेल माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे डेल प्लस चार्ज आएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। सिमिलरली ROH, PHOH, isn't it? NH3 है कि नहीं? HCl, HBr, so all are polar protic things. All alcohols. So is it clear what is polar protic? Polar protic means polar protic solvents will be those solvent in which a highly electronegative atom, अब highly electronegative atom आपको पता है स्टूडेंट, highly electronegative atoms are oxygen, fluorine, oxygen and nitrogen. So if hydrogen is connected to these three atoms, at that time hydrogen will have a very high positive charge, और ऐसे केस में if they have a very high positive charge 100% it will be called as polar protic solvent. तो जहां पर हाइड्रोजन एटम पे डेल प्लस आ जाए उसे हम लोग पोलार प्रोटिक बोलते हैं। अब अप्रोटिक मींस व्हाट? अप्रोटिक, जो प्रोटिक ना हो, which is not protic, which is not protic, which is not protic means del plus charge is appearing on atom other than hydrogen। जहां हाइड्रोजन पे डेल प्लस ना आके किसी दूसरे एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देन वी कॉल इट एज अप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखेंगे, so del minus is on oxygen and del plus is on carbon, so this is polar aprotic solvent, this is what? acetone। क्लियर है? किसी तरह का दिक्कत? सिमिलरली CH3 S double bond OCH3, this is called dimethyl sulfoxide, DMSO। आप बहुत बार DMSO वर्ड ये देखेंगे, सो यहां डेल माइनस, यहां डेल प्लस, डाइमिथिल सल्फॉक्साइड, सो पोलार अप्रोटिक। तो ऐसे बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O N, CH3 एंड CH3। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहां देखेंगे, so this will pull electron toward itself, it will have minus charge। अब जब ये pull करेगा तो this will supply electron and it will have plus charge। तो plus charge is appearing on what? Nitrogen atom। So it is again, it is a non polar aprotic solvent। क्लियर है? So I am giving you list of some very important polar protic and aprotic solvent। So before that, please pause the video and take it down, क्योंकि I will write few more names। So done students? तो चलिए मैं थोड़ा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे देता हूं जो आपको कभी दिख सकता है, आपको रिएक्शन के टाइम पे जो दिखेंगे, मैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे देता हूं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया एसीटोन,
you know, acetone is a very important polar aprotic solvent, है ना। तो फिर DMSO आपको बताया, डाइमिथिल, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, डाइमिथिल सल्फॉक्साइड। फिर DMA, what is DMA? Dimethyl acetamide, CH3 C double bond O, CH3 देखो एसिटामाइड दिस इज एसिटामाइड। अभी इस पे अगर नाइट्रोजन पे 2 मिथिल ग्रुप आ जाए तो दिस इज कॉल्ड डाइमिथिल एसिटामाइड, DMA, डाइमिथिल एसिटामाइड। उसी तरह C डबल बॉन्ड O N, CH3 एंड CH3 करें तो दिस इज कॉल्ड एज DMF, डाइमिथिल formamide. What is this? This is called as dimethyl formamide. DMA, DMF, DMSO, अगर ये आपको कहीं भी टर्म दिखे तो ये समझ लीजिए they will be acting as a solvent and they are polar aprotic solvent. एक और आता है HMPA, hexamethyl phosphoramide, hexamethyl phosphoramide. What is this? Hexamethyl phosphoramide, P double bond O and nitrogen have 3 nitrogen containing, each nitrogen containing 2 methyl group. This is called HMPA, hexamethyl phosphoramide. Clear है? So these are few aprotic. तो protic solvent basically you will see protic solvent, you will see water, you will see alcohols. These are protic solvent. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने देखा कि सॉल्वेंट 2 तरह के हैं, है ना। कौन कौन से? पोलार और नॉन पोलार। अब पोलार भी 2 तरह के हो गए, पोलार प्रोटिक एंड अप्रोटिक। प्रोटिक मींस जहां पर डेल प्लस हाइड्रोजन पे आए तो वो प्रोटिक कहलाएगा, और जहां पर डेल प्लस हाइड्रोजन में ना आके किसी और एटम पे आए तो अप्रोटिक कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन है कि सर ये पोलार प्रोटिक एंड अप्रोटिक में डिफरेंस क्या होने वाला है? डेल प्लस अगर हाइड्रोजन में आएगा तो क्या इफेक्ट है, अगर हाइड्रोजन पे नहीं आके किसी दूसरे एटम पे आ रहा है तो उससे ओवरऑल सिस्टम पे फर्क क्या पड़ने वाला है? तो चलिए इस बात को समझने का ट्राई करते हैं, है ना। तो पोलार प्रोटिक की बात करेंगे, सबसे पहले पोलार प्रोटिक की बात करेंगे स्टूडेंट। सो पोलार प्रोटिक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ROH या वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो, है ना। तो यहां डेल माइनस आ गया ऑक्सीजन पे और डेल प्लस आ गया हाइड्रोजन पे, ठीक है। अब एज्यूम कर लो कि आपने एक कैटायन और एक एनायन सिस्टम में डाल दिया है ना। आपने क्या लिया है, आप जब रिएक्शन करवा रहे हो तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज ऐड करना है तो नेगेटिव, अगर कोई ऐसे अलग से नेगेटिव चार्ज तो मिलता नहीं है। अगर नेगेटिव है तो 100% उसके साथ कुछ तो पॉजिटिव आने वाला है, isn't it? तो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर एक सिस्टम में ऐड किया है और इस सिस्टम के अंदर आपने सॉल्वेंट डाल के रखा है, अगर आपका सॉल्वेंट पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या करेगा देखिए, क्योंकि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पार्ट हमारे पास, सॉल्वेंट के अंदर 2 पार्ट है ना। और सॉल्वेंट इज समथिंग विच इज इन वेरी ह्यूज क्वांटिटी।
जैसे ही कोई कैटायन या एनायन आएगा तो आप ये समझो, अगर मेरे पास कोई कैटायन है, सो दिस कैटायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज इट विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, है ना। इसको नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट का सराउंड कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड, है ना। अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, सो सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट विल सराउंड व्हाट, इट विल सराउंड कैटायन, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेशन है, एक्चुअली ये सॉल्वेशन लेयर बाय लेयर होता है स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है कि एक ही लेयर होता है, बट इट कैन टेक प्लेस लेयर बाय लेयर। अब ये जो सॉल्वेशन है इट विल डिपेंड्स ऑन कि आप जो कैटायन या एनायन ले रहे हो वो किस तरह से। दिस प्रोसेस मतलब यहां अगर आप मान लो ORH ORH ORH, अब फिर से एक लेयर होगा यहां ORH, है ना। तो लेयर बाय लेयर सॉल्वेशन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज विल बी सॉल्वेटेड बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सिमिलरली स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज जो आप ऐड कर रहे हो दैट विल बी सॉल्वेटेड बाय व्हाट, दैट विल बी सॉल्वेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग सॉल्वेटेड और साथ साथ में नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो गेटिंग सॉल्वेटेड, है ना। तो ऐसे केस में जब पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट आप ले रहे हैं तो यह हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जैसे ही आप पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे दैट गेट सॉल्वेटेड। अब ये सॉल्वेटेड हो जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हाट डज इट मीन। सो सॉल्वेटेड मतलब जैसे सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन के टाइम पे एक बॉन्ड बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, isn't it? तो ये बॉन्ड क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। सो कैटायन एंड एनायन गेट्स स्टेबलाइज इन पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है, पॉज कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए इसको, है ना, छोटे में। सो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट विल व्हाट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज कैटायन एज वेल एज एनायन। कैटायन और एनायन दोनों ही सॉल्वेट हो जाएगा। हो गया, लिख लिया, ओके। नाउ अगर इसी के जगह में मैं पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, हम क्या कर रहे हैं, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे एसीटोन ले लीजिए या DMSO ले लीजिए या DMA ले लीजिए। तो पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, देखो स्टूडेंट, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट तो एक बेसिक, जो सबसे बेसिक पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो हमारा एसीटोन है। सो डेल माइनस एंड डेल प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग ऑन कार्बन एटम, है ना। तो देखिए जो कैटायन है स्टूडेंट, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, अगर आपने कैटायन सॉल्वेंट के अंदर डाला है पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल। और काफी आसानी से नेगेटिव चार्ज कैन सराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, कोई परेशानी नहीं होगी इसको, है ना। So positive charge is surrounded by negative charge. Layer by layer this surrounding will take place. So positive charge is well stabilized by polar or protic solvent.
तो आप बोलेंगे सर देखो पोलार प्रोटिक में भी पॉजिटिव चार्ज सॉल्वेट हो रहा था और पोलार अप्रोटिक में भी सॉल्वेट हो रहा है, तो यहां तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमें एज फार एज सॉल्वेशन इज कंसर्न। तो चलो इस बात को देखते हैं अभी। तो पॉजिटिव चार्ज का सॉल्वेशन आसानी से हो गया। अब देख लो, ये एक लेयर है ऑक्सीजन का, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ ऑक्सीजन। सो ऐसे लेयर बाय लेयर इट विल गेट सॉल्वेटेड। अब आप जब नेगेटिव चार्ज लोगे, एनायन लोगे, और आप इसको आप चाह रहे हो कि दिस मस्ट गेट सॉल्वेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो आप यहां देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसका सॉल्वेशन जो होगा इट विल बी हाईली डिफिकल्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज हिंडर्ड। अब ये काफी दूर होने वाला है, इनके बीच में बॉन्ड बनना काफी मुश्किल है। देखो, तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी एट वेरी large distance, so it will not be able to effectively solvate negative charge. तो जो anion है, this anion will be quite free. Positive charge will get solvated, but negative charge जो है वो उसका solvation is not possible. तो पोलर तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया कि पोलर अप्रोटिक के केस में, पोलर अप्रोटिक के केस में कैटायन गेट सॉल्वेटेड, कैटायन गेट सॉल्वेटेड। बट एनायंस आर फ्री, एनायंस आर फ्री। जबकि पोलर प्रोटिक में क्या होता है? पोलर प्रोटिक में कैटायन एंड एनायन बोथ गेट सॉल्वेटेड। कैटायन एंड एनायन बोथ गेट सॉल्वेटेड। तो आप बोलेंगे सर इससे कुछ फर्क पड़ने वाला? बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर आपका एनायन एक जगह पे फ्री है और दूसरे जगह पे फ्री नहीं है, तो जहां पर आपको एनायन फ्री चाहिए होगा, आप क्या यूज करना प्रिफर करोगे? आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना प्रिफर करोगे। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज की आपको फ्री नहीं चाहिए, तो उस केस में आप क्या यूज करना चाहोगे? पोलर प्रोटिक यूज करना चाहोगे। चलो अभी लेट्स गो बैक टू द कंसेप्ट जहां हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, है ना? हम लोग ने बात किया था, थर्ड पॉइंट देखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? सॉल्वेंट। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब बताने से पहले मैंने आपको डिटेल सॉल्वेंट के बारे में बता दिया कि सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है? कितने तरह के आपको जो लॉजिकली डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, बुक्स में दिखेंगे, उसके नाम भी मैंने बताए। अभी देखो, एक बात हम लोग कर रहे थे कि इफ nucleophiles belong to same period, तो सेम पीरियड पे जैसे मैंने बात किया था F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, है ना? तो दे आर इन सेम पीरियड। तो स्टूडेंट यहां जो बेसिसिटी की ऑर्डर है, बेसिसिटी की ऑर्डर है, ज्यादा बेसिक कौन होगा? मोर बेसिक। जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग बेस होगा। तो बेसिसिटी ऑर्डर इज F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, है ना? अब आप सबसे पहले ये पूछोगे कि सर ये सॉल्वेंट कौन सा लिया है आपने? देखो, अब आप नेगेटिव चार्ज, आप ऑर्गेनिक रिएक्शन करा रहे हो। जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे डोंट हैव दैट मच पोलैरिटी। तो उसको डिसॉल्व अगर करना है और आप उसको आप रिएक्ट कराना चाहते हैं किसी एनायन के साथ,
तो एक आयोनिक कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आप दोनों को अगर साथ में लेके आना चाहते हो तो सबसे पहले दोनों को साथ में लाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब बेसिकली आयोनिक कंपाउंड को अगर आपको मीडियम के अंदर लेके आना है तो आपको यह पता होना चाहिए लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंटिटी है और उसको डिसॉल्व करके लेना है। सो योर सॉल्वेंट मस्ट हैव पोलैरिटी। तो पोलैरिटी चाहिए तो किस तरह का, तो या तो पोलर प्रोटिक या तो पोलर अप्रोटिक। क्लियर है, समझ में आया? तो चलो हम लोग यहां क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक कि इस केस में इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, अगर हम लोग पोलर प्रोटिक लेते हैं, है ना, तो बेसिसिटी ऑर्डर इज F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर जो होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो दैट विल बी I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। अब ये उल्टा हो गया, बेसिसिटी का एग्जैक्टली उल्टा है न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप बोलोगे सर देखो दोनों को ही तो लोन पेयर देना था, तो ऐसा उल्टा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेसिसिटी मतलब क्या, बेसिसिटी मींस व्हेन इट हैव टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। और अगर हमारे सॉल्वेंट में ही हाइड्रोजन है तो इसे किसी दूसरे एंटिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो सॉल्वेंट से ही हाइड्रोजन निकाल लेगा और आसानी से निकाल लेगा। क्लियर है? तो जो हाइड्रोजन, जो सॉल्वेंट के हाइड्रोजन उसे सराउंड कर रहे हैं, सॉल्वेट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसी में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो बेसिक ऑर्डर जो है वो क्या होगा, बेसिक ऑर्डर विल बी F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस। क्लियर है? अब देखो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर मींस व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर मींस इट हैव टू अटैक टू एन एटम व्हिच इज नॉट हाइड्रोजन। तो अगर ये मान लो ये मेरे पास एक कार्बन एटम है विच इज सराउंडेड बाय 3 ग्रुप्स और इस पे एक लिविंग ग्रुप है और मेरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस जगह पे, है ना, और मैंने सॉल्वेंट कैसा लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिए। सॉल्वेंट मैंने अगर पोलर प्रोटिक लिया है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 4 अलग अलग न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं, I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस। मैं 4 अलग न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर क्या होगी, मतलब कौन आसानी से अटैक कर पाएगा। अब सीधी सी बात है, आसानी से वो अटैक करेगा जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसके चार्ज आसानी से जो दे सकता है। अब आपने एक तो बात समझ में आ गया कि सर देखो अगर उस बेसिस पे बात करो तो फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी बड़ी है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन की चार्ज डेंसिटी बड़ी है एज कंपेयर टू ब्रोमीन और ब्रोमीन की बड़ी है आयोडीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, चार्ज सेम है, 1 यूनिट चार्ज है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, मतलब डेफिनेटली अगर किसी के ऊपर चार्ज खुद कम है तो देने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए और सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर उल्टा है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया, अब इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। यहां कंसेप्ट आता है सॉल्वेशन का। अब आप देखो मैंने क्या बताया था कि किसी भी कैटायन या एनायन को का जो सॉल्वेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी चार्ज डेंसिटी पे। ये नेगेटिव चार्ज है और इसको अगर पॉजिटिव कोई सराउंड करने वाला है तो डेफिनेटली इसकी चार्ज डेंसिटी डिसाइड करेगा कि इसका सॉल्वेशन कितना ज्यादा होगा, है ना। तो आपके पास है F माइनस, आपके पास है Cl माइनस, आपके पास है Br माइनस और आपके पास है I माइनस। तो जितना कम चार्ज डेंसिटी उतना कम सॉल्वेशन, जितना बड़ा चार्ज डेंसिटी उसका सॉल्वेशन उतना ज्यादा, है ना। तो फ्लोरीन तो था बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी जब सॉल्वेशन हो गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऊपर था वो कहीं खो जाने वाला है, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे। अब देखो इतना बड़ा फ्लोरीन, क्योंकि अब फ्लोरीन अकेला तो जाएगा नहीं, है ना, अकेला फ्लोरीन जाने वाला नहीं है, ये बारात लेके जाने वाला है सॉल्वेंट की, समझ रहे हो ना, ये अकेला नहीं जाने वाला है। तो इसको लेके जाना और अटैक कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आयोडीन बेचारा, आयोडीन, आप बोलोगे सर आयोडीन तो बड़ा है। देखो आप जब एटम की बात करते हो ना, तो एटम एक बड़ा होके भी एक एटम का साइज भी चेंज होगा तो कितना बड़ा होगा, आप समझ रहे हो। वो रेशियो 8 टाइम 10 टाइम्स में कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सॉल्वेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्वेशन होने के कारण। अब आयोडीन की सॉल्वेशन बहुत कम होगी, तो ये जब सॉल्वेशन कम होगा तो आयोडीन अभी भी दो
इसकी चार्ज डेंसिटी कम है लेकिन सॉल्वेशन इसका कम है, इस कारण से इसका कार्बन पे अटैक होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं. आयोडीन बीइंग लार्जेस्ट इन साइज, इट्स charge density is the smallest one, therefore its solvation will be least. And fluorine दो इस पे चार्ज बहुत ज्यादा है, देने के लिए डेस्परेट है, लेकिन ये जब कार्बन को देने जा रहा है उससे पहले सॉल्वेंट आके उसको क्या कर रहा है, सॉल्वेंट आके उसको सराउंड कर दे रहा है और इसे क्या बना दे रहा है, बहुत बड़ा बना दे रहा है ना. इट्स अ ह्यूज एंटिटी नाउ. क्योंकि अब ये जब जाएगा, क्योंकि ऑल मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक मूव करेगा तो साथ साथ उसके साथ साथ दूसरे में मूव करेंगे, तो इसका मूवमेंट बहुत मुश्किल हो गया और इसका अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल हो गया. इसीलिए आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बेस्ट हो गई इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो आप बोलेंगे सर अगर सॉल्वेंट दिया ही नहीं हुआ है तो हम क्या करें बताओ, पोलर प्रोटिक अप्रोटिक नहीं बताया गया है, तो उसमें कॉमन सेंस लगाना है कि देखो यार, अगर आप आयोनिक कंपाउंड ले रहे हो तो डिसॉल्व करने के लिए तो आप आयोनिक लेंगे, तो जनरली उससे पोलर प्रोटिक, तो अगर कुछ नहीं दिया गया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के चलना है. क्लियर है. अब बात करते हैं, तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बताते समय बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एनायन बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट यू आर यूजिंग. तो ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एंटी पैरेलल रहेंगे. जो बेसिसिटी का ऑर्डर है उसका एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का रहेगा. ये क्लियर है. प्लीज टेक इट डाउन, पॉज द वीडियो, टेक इट डाउन. अब एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा और आज का क्लास बंद करेंगे हम लोग. डन. ओके चलो, अभी अगर हमने पोलर प्रोटिक ना यूज करके हमने पोलर अप्रोटिक यूज किया है, हमने पोलर अप्रोटिक यूज किया है. अब अप्रोटिक यूज किया है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव चार्ज इज फ्री. ऐसे केस में नेगेटिव चार्ज कैसा है, फ्री है. F माइनस को कोई सराउंड करने वाला है क्या, नहीं. Br माइनस, Cl माइनस को कोई नहीं, Br माइनस को कोई नहीं, I माइनस को कोई नहीं. अच्छा, अब इनमें से अगर इसको कोई सराउंड नहीं कर रहा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो जाके अटैक कर देगा पहले से, है ना. तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी की ऑर्डर जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगा. मतलब बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस. तो देखो बुक्स में कैसा है, आप कंफ्यूज होंगे, आप पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी. अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ये तभी होगा जब सॉल्वेंट का इफेक्ट होगा. हर टाइम पे जिसके पास ज्यादा है चार्ज, जो तगड़ा है, जो ज्यादा आसानी से दे सकता है, वही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा. लेकिन पोलर प्रोटिक के केस में जो तगड़ा है उसे वीक कर रहा है सराउंडिंग, है ना, और उस कारण से वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पा रहा है, और यही कारण है उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी की डिक्रीज होने की, है ना. क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया. पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक के केस में समझ में आ गया. चले, तो आज का क्लास हम लोग यहां बंद करेंगे. अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट ये जो दो टॉपिक बताया उस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में, क्योंकि काफी ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है. बहुत सारे रिएक्शन में आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ता है कि अरे बहुत सारों में से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा. जो होगा वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा अगर एक एंटिटी रिएक्ट कर रहा है और दूसरा एंटिटी रिएक्ट कर रहा है, अगर दोनों एटम्स अलग अलग है तो फाइनल प्रोडक्ट तो अलग ही मिलने वाला है ना. तो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल का चॉइस ही गलत रखा है, पहले स्टेज पे ही गलत किया है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको गलत मिलेगा. इसीलिए ये जान पाना कि कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखेंगे. हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बेस्ड या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या तो उसका एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा. ये आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो आने वाला है. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.